अनामिका अपनी 5 महीने की पोती के साथ खेल रही थी। अरे मेरी परी बेटिया क्या कर रही है? दादी के साथ खेल रही है। रेशमी बहू देख, मालिश करवा कर कितना खुश है। हाँ, आप पर गई है माँ जी। सेवा करवाने में खुश तो होगी ही। क्या बोली बड़ी बहू? माँ जी, मैं तो ये कह रही थी, ये बिल्कुल अपने पापा पर गई है। तारा बहू कहाँ है? जरा इधर आना। माँ जी, तारा अभी नहा रही है और कपड़े धोकर आएगी। आप मुझे बोल दीजिए क्या काम है। बहू रहने दे, मैं हूँ, तू जा। परी के साथ मैं हूँ, आराम कर ले तू अभी। ठीक है माँ जी, मैं आधे घंटे के लिए सोने जा रही हूँ। अच्छा है, थोड़ी देर दादी पोती एक साथ रह लेंगे और मैं सो लूंगी, वैसे भी काम करके थक चुकी हूँ। ऐसा कहकर रश्मि अपने कमरे में जाकर सोती है। वहीं अनामिका अपनी पोती के साथ खेल रही थी। तभी अनामिका की पोती उस पर सुसु कर देती है। तूने तो मुझे गीला कर दिया। परी की बच्ची, अभी तेरी बुआ को बुलाती हूँ। अरे ओ प्रमिला, प्रोमिला कहाँ है? जरा रश्मि के कमरे से इसका डायपर लेकर आ तो। तभी अपने कमरे से सड़ा सा मुंह बनाकर प्रमिला आती है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रही, आते वक्त अपनी भाभी के कमरे में से इसका डायपर उठा कर ले आती। माँ, ये मेरे काम नहीं है। इसका डायपर लाना, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, न ही नौकर। इसकी माँ नहीं है, लेकिन बुआ तो है, इतना काम भी नहीं कर सकती। घर में एक भी काम नहीं करती है। तू बहुत कामचोर है। ये भी नहीं कि अपनी भाभी का हाथ बटा दे, और अपनी माँ की तो तू बिल्कुल सुनती ही नहीं है। खामा खा का लेक्चर मत दो, मैं ला रही हूँ। प्रोमिला मुंह बनाकर अनामिका को डायपर दे देती है। अच्छा सुन, जरा एक कप चाय बना कर ले आ, मेरा सर दर्द हो रहा है। क्यों, मैं क्यों बनाऊं? कहाँ है आपकी दोनों महारानी बहुएं, वही कर लेगी, उनका काम है। हे भगवान, कैसी निकम्मी बेटी मैंने पैदा की है। कल को तेरी शादी होगी, कैसे संभालेगी घर? ऐसा कर, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगी, तू परी को संभाल। ये बोलकर अनामिका जबरदस्ती परी को अपनी बेटी की गोद में सौंपकर चाय बनाने चली जाती है। क्यों माँ ने इस आफत को मेरी गोद में दे दिया? अपनी बुआ को ऐसे टुकुर टुकर क्या देख रही है? ये बोलते ही परी रोने लगती है। तो रोने क्यों लग गई है? अरे चुप हो जा। तभी तारा आकर कहती है, ओह, लगता है प्रोमिला दीदी आप इसे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए रोने लग गई है। तो मुझे बच्चे संभालने का कोई शौक नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन तारा की ननद काम चोरी करना बिल्कुल नहीं छोड़ती। अरे रश्मि भाभी, जरा मेरे कमरे में आइए और देखिए, मेरे रूम का पंखा कितना गंदा हो रहा है। आप इसे साफ क्यों नहीं करती हैं? अरे प्रमिला दीदी, मैं आपके भैया का खाना बना रही हूँ। कम से कम अपने रूम के छोटे छोटे काम तो आप खुद कर लीजिए। मेरे हाथ कौन से बड़े हैं, कैसे करूँगी? और तारा भी नहीं करेगी, आप खुद कर लीजिए। अच्छा, तो क्या मैं ये साफ करूँगी? मेरे हाथ भी लंबे नहीं हैं। अरे तेरे हाथ लंबे हो भी जाते तब भी तू कौन सा मदद कर देती? कामचोर निकम्मी, जाकर डेयरी पर से दूध ले आ। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा माँ, भैया या भाभी से कहो। देख लिया, तुम्हारी नंद को कभी तुम्हारा हाथ नहीं बटाएगी ना, मेरी बात सुनेगी। बस नखरे और बहाने करवा लो। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके ना काम करने पर अनामिका और दोनों भाभी उसे बहुत सुनाती है। फिर मार्केट से आते वक्त कहती है, पता नहीं माँ और भाभी अपने आप को क्या समझती है। अरे मेरा मन नहीं करता है, आलस आता है। आज मेरे हाथ बड़े होते तो झटपट सारा काम कर लेती, पर मुझे इतना सुनने को भी नहीं मिलता माँ से। पर ये सिर्फ कहानियों में हो सकता है। तभी एक बूढ़े बाबा उसकी बात सुनकर कहते हैं, बेटा, अगर मैं तुम्हारी ये बात सच कर दूं तो? क्योंकि यह हकीकत में भी हो सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आप मेरे हाथ लंबे कर देंगे? हाँ, फिर कोई भी तुम काम कर सकती हो, पर उससे पहले मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना खिला दो बेटी। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर प्रोमिला पास के ढाबे से 2 प्लेट खाना लाकर उन बूढ़े बाबा को दे देती है, जिसके बाद वो कहते हैं, तुमने मेरी मदद कर दी, ये लो जादू। बूढ़े बाबा के जादू से वो लंबे हाथों वाली नंद बन जाती है। शुक्रिया बाबा, अब तो मुझे अपने घर से ताना सुनने को भी नहीं मिलेगा। वैसे आपका घर कहाँ है? कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो शिव मंदिर के बाहर का ठिकाना है, मैं वहीं रहता हूँ, चलता हूँ। ऐसा वो बूढ़े बाबा मंदिर की ओर चले जाते हैं। प्रमिला भी घर चली जाती है, अपने दोनों भाभी और माँ को दिखाती है। अच्छा, तो जादू से तू जैसे आलसी ने अपने हाथ बड़े करवा लिए, लेकिन मुझे पता है तू काम नहीं करेगी। माँ, मुझे ताना मत दीजिए, बताइए भाभी क्या काम करूँ? मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, अगर आप बर्तन धो सकती हैं तो कर दीजिए। और मेरी तरफ से पंखे और दीवार के जाले साफ कर दीजिए। 2 लंबे हाथ है ना, इसलिए। अभी करती हूँ।
ये सुनते ही प्रमिला झटपट कमरे का कोना कोना और पंखों को साफ कर देती है और रसोई भी चमका देती है। देखा मेरा कमाल। चलो अच्छा है, लंबे हाथों की वजह से काम तो करेगी और हमारे भी काम आ जाएगी। ऐसा कर हम सभी को खाना बनाकर खिला दे। ठीक है। फिर अपने लंबे हाथों से अपनी भाभी और माँ को गर्म गर्म खाना खिलाती है। अरे वाह, मजा आ गया। बरसों बाद गरम गरम खाना खाया, वरना खुद बनाकर लास्ट में ठंडा हम खाते हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी। लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। प्रोमिला अपने लिए खाना परोसती है तो अपने लंबे हाथों को मोड़कर अपनी जुबान तक खाना लाकर नहीं खा पाती है। प्रमिला फिर से कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं खाना क्यों नहीं खा पा रही हूँ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ भाभी कुछ कीजिए। लगता है दीदी आप अपने लंबे हाथों की वजह से खुद ही खाना नहीं खा पा रही हो। कोई बात नहीं, आप हमारा इतना काम कर देती हो, हम आपको खाना खिला दिया करेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। तभी रश्मि अपने बच्चे को संभालती है और तारा खाना खिलाती है। दिन गुजरते हैं। प्रोमिला अपने लंबे लंबे हाथों से घर का सारा काम कर देती है। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वो उनके घर भी काम करती है, जिससे उसकी बहुत तारीफ होती है। लेकिन जब भी उसे भूख लगती है तो वो सामने रखा हुआ खाना भी खुद से नहीं खा पाती थी। एक शाम सभी के साथ वो शादी में गई थी। शादी में इतना अच्छा खाना था कि प्रमिला खुद से खा नहीं सकती थी। भाभी मुझे खाना खिला दीजिए, मलाई खाने का बहुत मन है मेरा। अरे दीदी आप कितने लंबे हाथ हैं, खुद खा लो, कोई फायदा नहीं है आपके लंबे हाथों का। अब मैं खुद नहीं खाऊं क्या? इन परिस्थिति से प्रोमिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतना ही नहीं, रश्मि अपनी बेटी को प्रोमिला के हाथों में सौंपती है, पर वो अपनी भतीजी को भी सीने से नहीं लगा पा रही थी, जिस बात से वो रोने लगती है। अरे भाभी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लगता मैं अपने लंबे हाथों की वजह से इसे ठीक से ले भी नहीं पा रही हूँ, वरना अब तक मैं सुला देती थपकी लगाकर। दीदी अब तो मुझसे आपका ये हालत देखा नहीं जाता है। न ठीक से खुद खा पाती हो, न परी को खिला सकती हो। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ भाभी, मैं परी को भी नहीं ले सकती। मैं आती हूँ, मैं उन बाबा के पास से, वो उसी मंदिर के पास होंगे। ऐसा कहकर प्रोमिला शिव मंदिर पहुंचकर उन बाबा को ढूंढती है और मिलने पर कहती है, बाबा बाबा ये क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अपने लंबे हाथों से ठीक से खा भी नहीं पाती हूँ, न अपनी भतीजी को गोद में ले पाती हूँ। लगता है अब तुम्हें सबक मिल गया। देखो बेटी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तारीफ तुम्हें मिल गई, लेकिन तुम्हें मुश्किल भी हो रहा है। इसलिए जो प्रकृति का नियम है, हमेशा उसी तरह से रहना चाहिए। हाँ बाबा, मैं समझ गई हूँ, कभी भी अब से ऐसा नहीं करूँगी। ये बात सुनते ही बाबा उसके हाथ पहले जैसे कर देते हैं। ये देखकर प्रोमिला बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपनी भतीजी के साथ बहुत खेलती है और अपनी दोनों भाभियों का हाथ भी बराबर बांटाती है। शहनाजपुर गांव में सुधीर अपनी और दो बेटे के साथ रहता है। सुधीर पूरे दिन खेत में काम करता और उसके दोनों बेटे में पढ़ने जाया करते हैं। एक दिन सुधीर ने सोचा कि अब मेरे दोनों बेटे शादी के लायक हो गए हैं, तो क्यों ना उनकी शादी कर दी जाए। क्या पता मैं कल को रहूं या ना रहूं। ये सोचकर सुधीर कुछ दिन बाद आसन नाम की शादी सुनीता नाम की एक बहुत सुंदर लड़की से कर देता है। आसन बहुत ही आशिक मिजाज का लड़का है। शादी के कुछ दिन बाद आसन की साली अनीता सुधीर के घर रहने के लिए आती है। घर पर केवल सुनीता, सुनीता की सास और आसना भी होते हैं। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं जीजा जी, अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आगे का पता नहीं। क्यों? हम कौन सा तुम्हें मार कर भागे जा रहे हैं जो तुमको तकलीफ होगी? बल्कि साली तो आधी घर वाली होती है। तुमको तो हम यही रख लेंगे अपने घर पे। क्या जीजा जी? हाँ, देखना मैं तुम्हारा ध्यान तुम्हारी बहन से ज्यादा रखूंगा। तुम एक बार मौका तो दो। मौका मतलब? अरे पूछो ना, इनकी तो मजाक करने की आदत है। तभी सुनीता की सास कमरे से निकल कर आती है। अरे बहू, अपनी छोटी बहन से बात ही करती रहेगी या कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी? अब बेचारी भूखी होगी। नहीं मौसी जी, मुझे भूख नहीं लगी है। सुनीता रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए तरह तरह के पकवान लेकर आ जाती है। सभी एक साथ बैठकर अनीता के साथ नाश्ता कर रहे हैं।
शाम को नरेश अपने पिता के साथ खेत पर से काम करके घर आ जाता है और अनीता के साथ बातें करके सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन आदत से मजबूर आसाराम अनीता के कमरे में चला जाता है। अनीता बिस्तर पर आराम से सो रही थी। आसाराम अनीता को देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और मन ही मन अनीता के बारे में सोचता रहता है। इतनी सुंदर होकर भी नौकरी के लिए धक्के खा रही है। एक बार मुझे मौका दिया होता तो फिर पूरी जायदाद इसके नाम कर देता, लेकिन अभी इसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरा भी तो नहीं किया जा सकता। आसाराम सोचते हुए अपने कमरे में चला जाता है और पूरी रात अनीता को अपने वश में कैसे किया जाए ये सोचते सोचते दिन निकल जाता है। सुबह उठकर फिर से अनीता अपनी बहन सुनीता की रसोई में मदद कर रही है। ये बात जब से आसाराम को पता लगती है तो वो नाश्ता करते हुए अनीता के बने हुए खाने की झूठी सच्ची तारीफ करने लगता है। वाह अनीता वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट नाश्ता तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाया। क्यों, भाभी अच्छा नहीं बनाती थी क्या, जो आज ही इतना स्वादिष्ट लग रहा है आपको? चुप रह नालायक, कहीं तेरी भाभी ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगी। मैं तो बस ऐसे ही झूठे तारीफों के फूल बरसा रहा था। एक ही सील पर बरसो भैया, कभी फूल बरसाने के चक्कर में दोनों ही आपकी ना हो जाए। जैसे बड़े साबुन के साथ छोटा साबुन फ्री मिलता है। तू सुधरेगा नहीं, आज झगड़ा करवा कर ही मानेगा क्या? तेरा आज पेपर है ना? हाँ हाँ, बस निकल रहा हूँ। आज आप पिताजी के साथ खेत पर चले जाना। ठीक है, चला जाऊंगा। आसाराम और सुधीर खेत में हल चला रहे हैं, लेकिन आसाराम के दिमाग में अभी भी अनीता का कोवाई बदन घूम रहा है। आसाराम और सुधीर हल चलाते चलाते थक जाते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम नरेश और अनीता की शादी करा दे। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन एक बार उन दोनों से भी पूछ लेते हैं। आप इस बात की चिंता मत करो, मैं उन दोनों से बात कर लूंगा। दोनों बाप बेटा आपस में शादी को लेकर विचार विमर्श करते हुए घर आ जाते हैं। घर आकर आसाराम अपनी पत्नी सुनीता से नरेश की शादी के लिए कहता है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन दोनों का विवाह करा दिया जाए। पिताजी को भी मैंने यह बात कही तो पिताजी भी कह रहे थे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक बार अपनी बहन से बात कर लेना जरा। जी ठीक है, मैं कर लूंगी। सुनीता अपनी बहन अनीता से शादी के बारे में बात करती है। अनीता मुस्कुरा देती है। कुछ दिन बाद नरेश और अनीता की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जिस बात को सोचकर आसाराम ने नरेश का विवाह अनीता से करवाया था वो बात आसाराम के मन में अभी भी चल रही थी। इतना सब कुछ कर तो दिया, लेकिन पंछी पिंजरे में अभी तक आया नहीं। एक दिन आसाराम नरेश को अपने पास बिठा कर कहता है। क्या पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है? अनीता को कहीं बाहर हनीमून पर तो ले जा। कहाँ लेकर जाऊंगा, और ले भी जाऊं तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अभी तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, तो मैं पैसे कमाने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता भैया। तो इस बात के लिए तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तू मेरी बात मान तो शहर चला जा कमाने के लिए, और रही बात पढ़ाई की, जब पेपर हो तब आ जाना। इतनी शहर में रहना, और अनीता को भी लेके जा, इसका भी बाहर घूमने का मन करता होगा। नहीं, मैं वहाँ तो नहीं ले जा सकता, वहाँ पर खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इससे अच्छा ये यही रहेगी, मैं 2 से 3 महीने में घर आता रहूँगा। हाँ, शहर में खर्च बहुत बढ़ जाएगा, और तू अकेला ही चला जा। मैं यहाँ पापा की मदद करने के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि खेत में वो अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे। आसाराम का ये सुझाव सभी को पसंद आता है। नरेश घर छोड़कर शहर कमाने के लिए निकल जाता है, लेकिन आसाराम और अनीता के बीच की अड़चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। रात को जब आसाराम और सुनीता बेड पर लेट रही होती है। तुम्हें अपने घर गए हुए बहुत दिन हो गए। मैं सोच रहा हूँ तुम अपने घर चली जाओ, और यहाँ काम करने के लिए अनीता तो है ही, और जब तुम आओगी तो फिर अनीता चली जाएगी। ठीक है, मेरा भी बहुत दिन से मन था मम्मी पापा से मिलने का,
अब मैं भी उनके पास कई दिन रहकर आ जाऊंगी। अगले दिन सुनीता अपनी सास ससुर के पैर छूकर आसाराम के साथ अपने मायके चली जाती है। आसाराम सुनीता को छोड़कर घर आ जाता है। जैसा आसाराम सोच रहा था सब कुछ वैसा ही हो गया, लेकिन अब बारी थी अनीता को अपने वश में करने की। अगले दिन सुधीर आसाराम से जंगल को जाने के लिए कहता है, तो आसाराम जंगल जाने से मना कर देता है। मुझे बाहर किसी काम से जाना है, तुम और मम्मी जंगल चली जाओ। वैसे भी आज बहुत थोड़ा सा ही काम है, एकदम आ जाओगे। आसाराम बाइक लेकर चला जाता है। सुधीर और सबला जंगल के लिए निकल जाते हैं। अब अनीता घर पर अकेली पूरे घर के फर्श को पानी से साफ कर देती है। थोड़ी देर बाद आसाराम घर वापस आकर अनीता को आवाज लगाता है। अनीता, ओ अनीता। आसाराम का ध्यान जल्दबाजी में फर्श पर नहीं जाता है और वो जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, आसाराम का पैर फर्श पर फिसल जाता है। फिसलते ही आसाराम के पैर में मूस आ जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। अनीता अपने कमरे से बाहर आती है और देखते ही आसाराम फर्श पर गिरे हुए हैं और दर्द से चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ? पता नहीं, पैर में अचानक से दर्द उठने लगा। तुम जल्दी से जाओ और तेल को हल्का गर्म कर ले आओ। अनीता आसाराम को हाथ से सहारा देकर बेड पर लेटा देती है। रसोई में जाकर तेल गर्म करने लगती है तो आसाराम सोचता है, जिस दिन का मुझे इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। अनीता रसोई में से कटोरी में तेल गर्म करके आसाराम के पास तेल की कटोरी रख देती है। जल्दी करो जीजे, वरना तेल ठंडा हो जाएगा। मैं तो खुद नहीं चाहता कि तेल ठंडा हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद लगा नहीं सकता। मेरे पैर में बहुत दर्द है। तुम ही इस तेल की मालिश मेरे पैर पर कर दो। अनीता आसाराम के पैर पर तेल की मालिश कर रही है। आसाराम को दर्द से राहत मिलती है और मन ही मन अपनी गलती का एहसास करते हुए सोचता है, मैं कितना गलत था। जैसा मैं अनीता के बारे में सोचता था, वैसी अनीता बिल्कुल भी नहीं है। शायद मैं अपनी हैवानियत में इतना अंधा हो गया था कि मैं ये भी नहीं देख पाया ये मेरे छोटी भाई की पत्नी है, जो मुझे देवता समान मानती है। अनीता जितने समय तक आसाराम की मालिश करती रही, इतने ही समय तक आसाराम अपनी गलती पर पछतावा करता रहा। जेठ जी, अगर दर्द बंद हो गया हो तो मैं डॉक्टर को फोन कर दूं? हाँ, कर दो डॉक्टर को कॉल। मुझे वो दर्द की दवा दे देगा ताकि मैं जल्दी से इस दर्द से निजात पा लूं। अनीता डॉक्टर को फोन कर देती है। डॉक्टर आसाराम को दवाई दे देता है। शाम के वक्त सुधीर और समन भी घर आ जाते हैं। अब आसाराम अनीता को गंदी नजर से नहीं बल्कि अच्छी नजर से देखने के साथ साथ उसके बारे में अच्छा सोचता है।